चैप्टर्स 169, 170, 171, चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 169, रास्ते की तलाश। बाइनिंग बिंग का पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ था। उसकी सांसें उखाड़ रही थी और उसकी हालत एकदम खस्ता थी। जब फैंग युआन वहां पहुंचा तो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। किस्मत भी क्या अजीब चीज है। कुछ वक्त पहले तक वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे एक दूसरे को जान से मार देना चाहते थे, लेकिन इस पल जिंदा बचने के एक मौके के लिए उन्हें साथ मिलकर काम करना था। बाइनिंग बिंग के साथ काम करना। फैंग युआन की आंखों में गहरी काली चमक थी। वो सिचुएशन को तोल रहा था। बाइनिंग बिंग भले ही एक नंबर का संकी है और उसने अपनी किस्मत को पहचान भी लिया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। जीने की चाह हर इंसान की फितरत होती है, सबसे बेसिक जरूरत। सच तो ये था कि बाइनिंग बिंग की जीने की जबरदस्त चाह और एक ऐसी बर्बादी जिसे वो टाल नहीं सकता था, उसकी वजह से ही उसकी ऐसी पर्सनैलिटी बनी थी। इस दुनिया में कोई हमेशा के लिए दुश्मन नहीं होता। बाइनिंग बिंग के साथ काम करना ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन था। लेकिन वो उससे इस तरह से कैसे पूछे कि वो मान जाए? ही, फैंग युआन, सोचा नहीं था कि तुम होगे। बाइनिंग बिंग ने पहले बोलना शुरू किया, जोरों से हेस्ट हुए, उसका टोन अग्रेसिव हो गया। तो फिर मेरे साथ ही मारो। तुम्हारे साथ मरना मेरी लाइफ का एंड भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग? फैंग युआन के दिमाग में एक ख्याल आया। हल्का सा मुस्कुराकर वो बाइनिंग बिंग के पास बढ़ा। आसपास के लाइटनिंग वुल्व्स ने हमला किया, लेकिन फैंग युआन ने अपना हाथ झटका, चेनसॉ सेंटिपीड घुमा और 3 लाइटनिंग वुल्व्स को वहीं मारकर दूर फेंक दिया। फ्लैट तक चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड के दोनों तरफ के आरी जैसे दांत काफी डैमेज हो चुके थे। उसकी काटने की ताकत बहुत कम हो गई थी। यूज बस एक भारी चीज की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। इन भेड़ियों के प्रेशर में एक दमदा लाइफ एंड डेथ बैटल करते हैं, उसमें ज्यादा मजा नहीं आएगा क्या? फैंग युआन बाइनिंग बिंग के और करीब आ गया। उसके होलियों पर एक जालिम मुस्कान फैल गई। बाइनिंग बिंग की पलकें कांपी। उसने सोचा नहीं था कि फैंग युआन उससे भी बड़ा पागल निकलेगा, लेकिन ये उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ही था। अगर फैंग युआन का एटीट्यूड थोड़ा नरम होता और जिंदा रहने के लिए वो साथ काम करने और भागने की बात करता, तो वो उल्टा फैंग युआन को नीची नजर से देखता, शायद बेइज्जती महसूस करता और खुद हाई फैंग युआन को मार देता। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। अगर तुम उनके साथ अच्छे से पेश आओ तो उन्हें लगेगा कि तुम्हें बुली करना आसान है और वो तुम्हें नीची नजर से देखेंगे। उनके सामने एक स्ट्रांग एटीट्यूड रखकर ही तुम इज्जत पा सकते हो। तू सच में मरना चाहता है? तो आजा, मैं तेरी ये ख्वाहिश पूरी करता हूं। बाइनिंग बिंग ने अपनी ऊँट सिकोड़ी। उससे एक खतरनाक ऑरा निकल रहा था। फैंग युआन दिल खोलकर हंसा। उसके कदम धीरे थे जब वो एक पुराने और तजुर्बेकार टोन में बोला, इंसान बस 100 साल जीता है, एक सपने की तरह जो पाल भर में टूट जाता है। इस दुनिया में जीने का मतलब ही क्या है? बस एक सफर ही तो है, और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखना। भले हाई में मरना नहीं चाहता, पर मुझे मौत से डर नहीं लगता। मैं पहले से ही अपने सही रास्ते पर हूं। अगर मैं मर भी गया तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। यह फैंग युआन के दिल की असली फीलिंग्स थी। जमाने की शुरुआत से ही कौन है जो हमेशा के लिए जी सका है? भले ही वो रैंक 9 गु मास्टर हो, या फिर खुद रेंजू जो बस ज्यादा दिन जी सका, पर हमेशा के लिए नहीं। आखिर में अन सबको बर्बादी का सामना करना पड़ा। तो मर गए तो क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात है? अगर अगले हाई पैल फैंग युआन इस वुल्फ टाइड में मर जाए, तब भी उसको कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने गोल्स के लिए पहले ही बहुत मेहनत की थी। उसने अपना सब कुछ दे दिया था और अपनी मर्जी से ही अपनी जिंदगी जी थी। जिंदगी और मौत से परे देख पाना, तभी कोई बिना बंदिश के जी सकता है, तभी जिंदगी में असली आजादी मिलती है। बाइनिंग बिंग ने यह सुना और उसका पूरा जिस्म कांप गया। वो कहता रहता था कि उस मौत से डर नहीं लगता, लेकिन वो अब भी आजाद और बेफिक्र नहीं था, क्योंकि वो मौत से आगे नहीं देख सकता था और इस जिंदगी को छोड़ नहीं पा रहा था। जब एक इंसान डरता है तो वो गुलाम बन जाता है। बाइनिंग बिंग खुद जिंदगी और मौत का गुलाम था। हालांकि ये उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था। बहुत सी चीजें खुद अनुभव करनी पड़ती हैं, तभी किसी को ज्ञान मिलता है। लेकिन अब फैंग युआन की बातों ने उसे एक नया रास्ता दिखा दिया था, इस सच से आगे जाने का जिसके साथ वो जद्दोजहद कर रहा था। इंटरेस्टिंग चीजें देखना, पहले से ही अपने रास्ते पर, मर भी गए तो कोई अफसोस नहीं। बाइनिंग बिंग बड़बड़ाया, फिर अचानक पूछा, रास्ता? ये रास्ता क्या होता है? फैंग युआन ठंडी हंसी हंसा और करीब आते हुए बोला,
हर किसी का अपना रास्ता होता है, मुझे अपना बताने की जरूरत नहीं, और मुझे तुम्हारा कैसे पता होगा? इस दुनिया में बहुत से लोगों का पूरी जिंदगी कोई रास्ता नहीं होता, जबकि कुछ लोग अपने रास्ते पर लगातार संघर्ष करते हुए चलते हैं, अंधेरे में एक आश्रय ढूंढने की कोशिश करते हैं। बाइनिंग बिंग की नीली ऊनी में अचानक एक तेज रोशनी चमकी। रास्ता, हाँ, मुझे अपना रास्ता ढूंढना ही होगा। इस पल उसके दिल में जो जोश था, उस कोई और नहीं समझ सकता था। वो यूएस आदमी की तरह था, जो एक लड़की को पागलों की तरह ढूंढ रहा था पर नाकाम रहा, लेकिन एक दिन उस सही तरीका मिल गया। या उस खजाने के शिकारी की तरह, जो आखिरी पहेली पर बहुत टाइम से अटका हुआ था, लेकिन एक दिन उस पहेली सुझाने का तरीका मिल गया। या फिर एक मुश्किल सवाल की तरह, जिसके बारे में सालों सोचा पर जवाब नहीं मिला, लेकिन अचानक यूज सॉल्व करने का तरीका मिल गया। बाइनिंग बिंग के पास कोई रास्ता नहीं था और उस अपनी जिंदगी का मतलब नहीं मिल रहा था, इसलिए वो खोया हुआ महसूस कर रहा था। फैंग युआन उसके खोए हुए एहसास को दूर नहीं कर सकता था, लेकिन साइड से वो यूज उम्मीद दे सकता था। यूज मौत का सामना करने के लिए एक तसल्ली दे रहा था, जब तक तुम अपने रास्ते पर हो, मर भी गए तो कोई अफसोस नहीं। इस तरह मौत उतनी डरावनी नहीं रहती। मुझे लगता है कि मैं अपना रास्ता ढूंढने ही वाला हूं। बाइनिंग बिंग ने अपनी मुट्ठियां भींची, उसका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने फैंग युआन की तरफ देखा, मतलबी अंदाज में कहते हुए, मैं आखिरकार हमारे बीच का फर्क समझ गया। तुम अपने रास्ते पर हो, लेकिन मैं अभी भी अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। ही, वो अचानक हंसा, उसका चेहरा पागलों जैसा हो गया। फैंग युआन, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तैयार हूं, पर अभी नहीं। चलो साथ मिलकर काम करते हैं। मेरे पास लाइटनिंग आई गू है, लेकिन मेरी नजर धुंधई है, सिर्फ 30 कदम आगे तक देख सकता हूं। एक बार यहां से निकल जाएं, फिर किसी और दिन लड़ेंगे। अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ मिलकर काम करना, क्या तुम्हें ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा मजेदार नहीं लगता? ओह, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर सकता हूं? मैं तुमसे विश्वास करने को कह भी नहीं रहा। तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं? तुम अपनी पीठ मेरे भरोसे छोड़ सकते हो, या किसी भी वक्त मुझ पर हमला कर सकते हो और चुपके से अटैक कर सकते हो। ही, ये सब तुम्हारे मूड पर डिपेंड करता है। बाइनिंग बिंग ने कंधे उचकाए और मुस्कुराया, एक लापरवाही दिखाते हुए। हर तरफ घना धुआं था और उनके आसपास भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। फैंग युआन की ईद सिकुड़ गई जब उसने बाइनिंग बिंग के सुझाव पर गौर किया। किसी को मनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत आसान भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनके विचारों को ठीक से समझना। ठीक है। फैंग युआन ने अपना हाथ बढ़ाया और चेनसो गोल्डन सेंटीपीड के कवच को सहलाया, अपना सर उठाते हुए, लेकिन मेरे सरप्राइज अटैक के लिए हमेशा तैयार रहना। ही। बाइनिंग बिंग के होठ मुड़ गए, बहुत ही शैतानी मुस्कान के साथ। हवा का एक झांका आया और काला धुआं छत गया, और उसके टूटे हुए हाथ की आस्तीन हवा में लहराई। घने धुएं में डायरेक्शन डिसाइड करना मुश्किल था। जितनी कम उनकी विजन थी, उतना ही आसान था भटक जाना। बाइनिंग बिंग के पास लाइटनिंग आई गू था और वो 50 कदम आगे तक देख सकता था। पर अभी घने धुएं की वजह से वो 30 कदम से भी कम देख पा रहा था। लेकिन ये फैंग युआन की नॉर्मल विजन से बहुत बेहतर था। जबकि बाइनिंग बिंग के पास लाइटनिंग आई गू था, वो पूरा इलाका नहीं देख सकता था और यू सिचुएशन की साफ समझ नहीं थी। वो सिर्फ अपने सामने की चीजें देख सकता था, और कभी कभी तो वो एक भेड़ियों के झुंड में घुस जाता था और उनसे घिर जाता था। दूसरी तरफ फैंग युआन के पास अर्थ कम्युनिकेशन एयरग्रास था। धुएं से विजन कम हो जाती थी, लेकिन आवाज को ट्रैवल करने से नहीं रोक सकता था। आसपास बहुत शोर था और अर्थ कम्युनिकेशन एयरग्रास 200 कदम दूर तक सुन सकता था, लेकिन फैंग युआन सिर्फ शोर के हिसाब से ही आगे बढ़ सकता था। उसकी विजन बहुत कम थी, सिर्फ अपने सामने एक पेड़ या पत्थर ही देख पा रहा था। कंपेयर करने के लिए कुछ ना होने के कारण वो अपनी दिशा नहीं समझ पा रहा था। कोऑपरेशन, बाइनिंग बिंग का लाइटनिंग आई गू और फैंग युआन का अर्थ कम्युनिकेशन एयरग्रास, दोनों गू एक साथ एक दूसरे की कमी पूरी करते हुए सिचुएशन को आसान बना रहे थे। यह सदर्न साइड है, इस डायरेक्शन में जाने से हम गू यू विलेज पहुंच जाएंगे। बाइनिंग बिंग की ईद में बिजली चमकी जब उसने कहा, नहीं, वहां बहुत ज्यादा भेड़ियों के झुंड हैं, हमें घूमकर जाना होगा। फैंग युआन के दाएं कान के आसपास जड़ें घूम रही थी। ही, तो फिर हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन से घूमकर चलते हैं, कैसा रहेगा? बाइनिंग बिंग ने अपने होठ चाटे। फैंग युआन नीचे बैठा, जड़ों को मिट्टी में डाला और ध्यान से सुनने लगा। इस दौरान
जो भी लाइटनिंग वुल्व्स आगे बढ़े, उन सबको बाइनिंग बिंग ने मार गिराया। फैंग युआन ने कुछ देर सुना, फिर खड़ा हुआ। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक रास्ता है, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी, वो रास्ता बैंड होने वाला है। तो फिर चार्ज करें, बाइनिंग बिंग ने कहा, लेकिन तुरंत हिला नहीं। उस अभी भी फैंग युआन पर थोड़ा शक था। वो आगे बढ़कर हमला करने और अपनी पीठ फैंग युआन को दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फैंग युआन ठंडी हंसी हंसा, वो भी बाइनिंग बिंग को लेकर शंका से भरा हुआ था। आखिरकार दोनों कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े, उनके बीच 5 कदम का फासला था। लाइटनिंग वुल्व्स उन्हें मारने की कोशिश करते हुए गुर्रा रहे थे, लेकिन लाइटनिंग आई गू और अर्थ कम्युनिकेशन एयरग्रास पर भरोसा करके फैंग युआन और बाइनिंग बिंग ताकतवर दुश्मनों से बचकर आगे बढ़ते रहे, बाहर निकलने का मौका ढूंढते हुए। इंफॉर्मेशन होने का फायदा यहां साफ दिख रहा था। बाइनिंग बिंग और फैंग युआन अगर अकेले होते तो वो कई भेड़ियों के बीच फंस जाते, लेकिन अब जब वो साथ काम कर रहे थे तो वो पहल को कंट्रोल कर सकते थे और उनके लिए मामला आसान होने लगा था। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उनके सामने का रास्ता अचानक साफ हो गया और तेज धूप ने उन दोनों की आंखें चौंधिया दी। हम बाहर आ गए, बाइनिंग बिंग जोरों से हंसा। फैंग युआन ने पीछे मुड़कर देखा तो उस अपने पीछे एक काला घना पर्दा दिखा, जैसे एक काले बर्तन ने पूरे पहाड़ को ढक लिया हो। घने धुएं से अभी भी धमाकों और चीखों की आवाजें आ रही थी। साफ था कि दोनों क्लैन लीडर्स अभी भी लाइटनिंग लाइकन से लड़ रहे थे। सोचा नहीं था कि तुम्हारे साथ काम करना इतना अच्छा लगेगा, बाइनिंग बिंग ने अपना शरीर घुमाया, हल्के से मुस्कुराते हुए। मुझे भी वैसा ही लग रहा है, फैंग युआन ने भी हल्के से मुस्कुराया। लेकिन अगले हाइपैल दोनों की ईंध में तेज चमक आ गई। आइस ब्लेड गू, चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड। लंबा आइस ब्लेड ठंडी रोशनी के साथ हवा को चीरता हुआ आया। मोटा सुनहरा सेंटिपीड सीधे हमला करते हुए हवा की सरसराहट के साथ आया। बम दोनों तरफ टकराए। आइस ब्लेड ने सुनहरे सेंटिपीड के जिस्म पर एक घाव बनाया, लेकिन तुरंत टूट गया। फैंग युआन और बाइनिंग बिंग दोनों एक कदम पीछे हेट, दोनों की ईंध में मारने का जबरदस्त इरादा था। उनका अचानक बना साझा उनकी दुश्मनी को बदल नहीं सका। फैंग युआन के काले बाल हवा में नाच रहे थे, जबकि बाइनिंग बिंग की सफेद शर्ट लहरा रही थी। दोनों में बहुत कुछ कॉमन था, शायद इसीलिए वो एक दूसरे के नेचुरल दुश्मन बन गए। काली ईंधी नीली ईंधू से टकराए, मानो हवा में चिंगारियां पैदा हो रही हो। दोनों का मारने का इरादा धीरे धीरे कम हुआ। HMPH, यह तो बस एक मरता हुआ आदमी है। मैं कुछ ना भी करूं तो आसमान इसकी जान ले ही लेगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बाइनिंग बिंग नहीं बल्कि हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस है। एक बार लाइटनिंग लाइकन ने गू यू विलेज पर हमला कर दिया तो सबसे ज्यादा चांस है कि गेम ओवर हो जाएगा। मुझे उससे पहले ही हमला करना होगा, जब तक मेरे पास मौका है। फैंग युआन ने एनालाइज किया, उसकी ईंध सिकुड़ गई। बाइनिंग बिंग की ईंध और भी चमकने लगी। वो बड़बड़ाया, रास्ता, कोई अफसोस नहीं। हाँ, रेंजू को भी मरना पड़ा था। इंसान जीते हैं और मरते हैं, तो जब तक मैं एक इंटरेस्टिंग लाइफ जी सकता हूं, मर भी गया तो क्या नुकसान है। ऐसा सोचते हुए उसकी ईंध में एक तेज चमक आ गई। हा हा हा, आखिरकार मुझे मेरा रास्ता मिल गया, और वो है इस दुनिया की शान को देखना। फैंग युआन, हम किसी और दिन लड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि तब तुम्हारी मौत मेरी जिंदगी में कुछ रोशनी ला सकेगी। ये कहकर वो लगातार पीछे कूदा। कुछ दूरी बना लेने के बाद वो मुड़ा और चला गया। भले ही उसकी हालत खराब थी, उसका जिस्म जख्मों से भरा था और उसका चेहरा कालिक से सना था। सिर्फ एक हाथ बचा था, लेकिन उसकी पीठ एक तलवार की तरह सीधी थी। वो अब खोया हुआ नहीं था, उस अपना रास्ता मिल गया था। दूसरे शब्दों में, वो सच में खुद बन गया था। चैप्टर 170, क्या इंसाफ का खून ठंडा पड़ सकता है? फैंग युआन बाइनिंग बिंग को दूर जाते हुए देखता रहा। इस दुनिया की शान को देखना। उसकी काली ईंध में एक रूपदार चमक थी। बाइनिंग बिंग, जो अब उलझा हुआ नहीं था, पहले से ज्यादा खतरनाक था। जिंदगी और मौत अब उस परेशान नहीं करती थी, और वो जितना मौत के करीब होगा उतना हाई नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक की बेजोड़ शान दिखाएगा। लेकिन मुझसे बाद में लड़ना चाहता है। फैंग युआन अचानक हल्के से हंसा, तुम्हें निराशा ही हाथ लगेगी। जिस पाल वो घने धुएं से बाहर आया था, फैंग युआन ने किंग माओ पहाड़ छोड़ने का फैसला कर लिया था। बाइनिंग बिंग से लड़ना इंटरेस्टिंग होता, लेकिन उससे उसका कोई फायदा नहीं था। बाइनिंग बिंग ने अपनी शान की परिभाषा फैंग युआन पर सेट कर दी थी, और ये इसलिए था क्योंकि वो जवान था और दुनिया के बारे में उसका नजरिया किंग माओ पहाड़ तक ही सीमित था। लेकिन फैंग युआन अलग था।
उसके पुनर्जन्म के बाद से उसके बड़े प्लान में किंग माओ पहाड़ सिर्फ एक शुरुआती पॉइंट था। जब तक दिल में बड़े अरमान हो, इंसान का दिल बड़ा होता है, वो दूसरों के साथ छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता। ए फ्लैट निकलने का टाइम है। लाइटनिंग लाइकन थंडर क्राउन वुल्फ से ज्यादा चालाक और ज्यादा मुश्किल है। सिर्फ बाई क्लैन या गू यू क्लैन की अभी की ताकत से उसके हमलों को झेलना मुश्किल होगा। जब तक कोई रैंक 5 एक्सपर्ट आकर बाजी पलट ना दे, या शायद दोनों क्लैन आपस में मिल जाएं। बाई क्लैन और गू यू क्लैन के बीच गहरी दुश्मनी थी। अगर हालात मजबूर करते तो वो मिल जाते, लेकिन ये इत्तेहाद दिल से नहीं होता। फैंग युआन इस मामले में ऑप्टिमिस्टिक नहीं था। किंग माओ पहाड़ का फ्यूचर इस लड़ाई से तय होगा। अगर दोनों क्लैन लीडर्स लाइटनिंग लाइकन के हाथों मारे गए तो किंग माओ पहाड़ लाइटनिंग वुल्व्स का इलाका बन जाएगा। अगर एक क्लैन लीडर बच गया तो अलायंस के साथ दूसरा क्लैन सिर्फ बाली का बकरा बनेगा। अगर लाइटनिंग लाइकन मारा गया तो दोनों क्लैन को भारी नुकसान की वजह से जरूर ठीक होना पड़ेगा। क्लैन अपने अंदर के मामले सुलझाएगा और मेरी जांच की जाएगी। फैंग युआन इससे होने वाले बदलावों को साफ देख सकता था। ये गू की दुनिया थी और यहां एक इंसान की ताकत ग्रुप पर हावी हो सकती थी। इसलिए एक गू मास्टर की कल्टीवेशन जितनी ज्यादा होगी, उसके पास बाजी पलटने की उतनी ही ज्यादा ताकत होगी। चाहे बाई क्लैन हो या गू यू क्लैन या लाइटनिंग वुल्फ पैक्स, जब तक उनमें से किसी के पास एक और रैंक 4 एक्सपर्ट आ जाता, नतीजा पहले से ही तय हो जाता। लेकिन चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, वो सब फैंग युआन के लिए नुकसानदेह थे। ए फ्लैट जाने का वक्त है। भले ही मेरे पास एक आदर्श हीलिंग गू अभी भी नहीं है, पर इंसान को हर चीज अपनी मर्जी की कैसे मिल सकती है। गांव वापस जाकर मेन हेवनली एसेंस लोटस लूंगा और फिर क्लैन के स्टोरेज से एक हीलिंग गू निकालकर तुरंत निकल जाऊंगा। फैंग युआन ने पीछे एक आखिरी बार देखा। काले धुएं से अभी भी तेज धमाकों की आवाजें आ रही थी। वो मुड़ा और चला गया, गू यू विलेज की तरफ तेजी से बढ़ते हुए। एक एल्डर के स्टेटस से वो जबरदस्ती क्लैन का स्टोरेज खोल सकता था और प्राइमिवल स्टोन्स के साथ साथ गू वॉर्म्स भी निकाल सकता था। हर तरफ बेचैनी थी, लोग डरे हुए थे। सिचुएशन का फायदा उठाने का ये सबसे अच्छा टाइम था। अगर ये मौका हाथ से गया तो लड़ाई का नतीजा चाहे कुछ भी हो, पूरी सिचुएशन सेट हो जाएगी, जिससे फायदा उठाना मुश्किल हो जाएगा। थंडरविंग्स गू को फिलहाल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, इसलिए फैंग युआन को जंगल से तेजी से दौड़ना पड़ा। वुल्फ टाइड ने अपने रास्ते में सब कुछ बर्बाद कर दिया था, जिससे कभी खतरनाक रास्ते अब शांत और सुरक्षित हो गए थे। जल्द ही फैंग युआन को दूर से गू यू विलेज दिखने लगा। तुम कौन हो? फैंग युआन तेजी से रुका। दो अजनबी उसके सामने आ गए थे। ये दोनों गू मास्टर के कपड़े पहने हुए थे। एक बूढ़ा आदमी था। वो लंबा था और उसकी पीठ बिल्कुल सीधी थी, जिससे एक पहाड़ की तरह मजबूत और एक गहरी झील की तरह गंभीर होने का एहसास हो रहा था। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज उसके चेहरे पर पहना हुआ तांबे का मास्क था। मास्क का डिजाइन सादा था और उससे एक पुराना एहसास आ रहा था। अस पर 3 छेद दी, जिससे पहनने वाले की इर्द और मुंह दिख रहे थे। उसकी इर्द में जिंदगी के उतार चढ़ाव दिख रहे थे और एक महान और नेक औरा झलक रहा था। उसके होठ ऊपर की तरफ कासे हुए बीच की लकीर एक तलवार की धार की तरह तेज थी, जो इस आदमी की मजबूत इच्छा शक्ति का इशारा दे रही थी। मस्क उसके कानों को नहीं ढक रहा था, जिससे उसके सफेद हो रहे बाल दिख रहे थे और पता चल रहा था कि यह आदमी उम्र में बड़ा होना चाहिए। इस आदमी के पास एक नौजवान था जिसकी भुजा तलवार की तरह सीधी थी और ईनी चमकदार थी, वक्त वक्त पर एक चील या बाघ की तरह तेज निगाहें डाल रहा था। इस चेहरे को देखकर नौजवान की उम्र फैंग युआन के जैसी ही होनी चाहिए, लेकिन इस शख्स की बेल्ट पर एक चांदी की प्लेट थी, जिस पर 3 अक्षर खुदा हुआ था। इतना यंग और पहले से हाई एक रैंक 3 गू मास्टर, यह कल्टिवेशन में कमाल का टैलेंट दिखाता था। यह एक यंग जीनियस था। लेकिन फैंग युआन की नजर इस नौजवान पर सिर्फ एक पाल के लिए रुकी, फिर वो सीनियर की तरफ मट गया। इस नौजवान का रंग हल्का सा सांवला था और होठ वैसे ही कासे हुए थे। पूरे जिस्म से एक तेज और प्रोफेशनल ऑरा निकल रहा था। उस हल्के में लेना बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन सीने का हल्का उभार और हाथ पैरों की बनावट से फैंग युआन ने तुरंत उसकी लड़की होने की पहचान कर ली। फैंग युआन कभी भी औरतों को कम नहीं समझता था, लेकिन इस बहादुर लड़की के मुकाबले उसके पास खड़े आधे उम्र के आदमी की पहचान किसी को भी हैरान कर देती। टाइजू लैंग। फैंग युआन का दिमाग झटके से हिला। उसने मन हाइमन यूएस अधे यूएमआर के आदमी की पहचान याद की। आदमी ने तांबे का मास्क पहना हुआ था और उसकी बेल्ट पर जो चाकोर नीलाम की प्लेट थी, उस पर 5 अक्षर खुदा हुआ था। वो रैंक 5 गू मास्टर था, कानून का रखवाला,
एक महान जासूस, सदर्न बॉर्डर का नंबर 1 इन्वेस्टिगेटर, डिवाइन इन्वेस्टिगेटर टाई जू लेंग। वो इंसाफ करने में निष्पक्ष और बेरहम था। बहुत से डिमोनिक पथ के कल्टिवेटर्स उसके हाथों गिरफ्तार हुए थे और बहुत से बुरे लोग उसके हाथों मारे गए थे। वो राइचस पाथ का एक नमूना था और उसने सदर्न बॉर्डर में घूम घूम कर अनेकों केसेस सॉल्व करके बहुत ऊंचा नाम कमाया था। छोटे भाई, कृपया रुकें। टाई जू लेंग ने फैंग युआन को हाथ जो। उसने बहुत पहले ही अपना नाम बना लिया था और वो एक रैंक 5 गू मास्टर भी था, लेकिन उसका रवैया विनम्र और मिलनसार था। छोटे भाई की जख्मी हालत और जल्दबाजी को देखकर, क्या आपके आदरणीय क्लैन लीडर और एल्डर्स किसी मुसीबत में पड़ गए हैं? उसने पूछा। फैंग युआन ने अपने आप अपना एक्सप्रेशन चिंता और हैरानी में बदल लिया, जिसमें शक और डर भी मिला हुआ था। तुम लोग कौन हो? तुम्हें ये कैसे पता? हाँ, हम एक थंडर क्राउन वुल्फ का पीछा कर रहे थे, लेकिन एक लाइटनिंग लाइकन से टकरा कर मुसीबत में पड़ गए। मैं मदद मांगने के लिए वापस जा रहा हूं। मेरा नाम टाई जू लेंग है, मैं एक सहयोगी हूं, तुम्हारा दुश्मन नहीं। मैं अभी गू यू विलेज से हाई आया हूं। छोटे भाई, तुम्हें मदद के लिए वापस जाने की जरूरत नहीं है। यह बीस्ट टाइड सभी इंसानों से जुड़ी है और हमें इसका सामना करने के लिए हाथ मिलाना होगा। ये टाई जो भी कर सकता है, करेगा। टाई जू लेंग ने तुरंत इस काम की जिम्मेदारी ले ली। कमीने, सोचा ना था कि मैं, गू यू बो, आज यहां मरूंगा। HMPH, मर भी गए तो क्या, इस लाइटनिंग लाइकन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। गू यू क्लैन लीडर और बाई क्लैन लीडर जख्मों से चूर दी और उनका प्राइमेवल एसेंस लगभग खत्म हो चुका था। इस वक्त वो मौत के सर दौरा को महसूस कर सकते थे। घना धुआं अब छत चुका था। सारे एल्डर्स मर चुके थे और सिर्फ ये दोनों क्लैन लीडर्स बचे थे। लाइटनिंग लाइकन की भी हालत खराब थी। उसके जिस्म पर कुछ गहरे GHAAV द जहां से उसकी हड्डियां तक दिख रही थी। उसने अपने दांत दिखाए और लाइटनिंग वुल्फ पैक्स के पीछे हट गया। उसकी एड़ी में एक चलाक चमक थी जब वो फ्रंटलाइन से लड़ने से पीछे हटा। काय कहीं का, बाई क्लैन लीडर ने गुस्से में दहाड़ा। लेकिन लाइटनिंग लाइकन पीछे हटता रहा और फिर उसने एक गुर्राहट छोड़ी। आम लाइटनिंग वुल्व्स को अंडू रैंक 4 गू मास्टर्स पर हमला करने का आदेश दिया। चलाक हरामी। गू यूबो और बाई क्लैन लीडर ने एक दूसरे को देखा और आ भरी। उन्होंने मरने से पहले एक जोरदार पलटवार करने की तैयारी की थी, लेकिन लाइटनिंग लाइकन के पास इंसानों से कम अकाल नहीं थी और वो धोखे में नहीं आया। मेरी जिंदगी खत्म हो गई। धरती फट जाए, हम इन आम लाइटनिंग वुल्व्स के मुंह में मरने वाले हैं। जब ये दोनों क्लैन लीडर्स बेहद निराश हो रहे थे, तभी दूर से एक आवाज आई, दोनों लीडर्स, बस कुछ देर और टिके रहिए। आवाज पहाड़ी जंगलों में गूंज उठी। दोनों क्लैन लीडर्स के जिस्म झटके से कान पे और उन्होंने तुरंत मुड़ कर देखा। एक लंबे साय को अपनी तरफ तेजी से आते देखा। वो साया बार बार चमकता, वुल्फ पैक्स के बीच से आराम से गुजर रहा था। कुछ पलों के बाद वो साया दोनों क्लैन लीडर्स के पास खड़ा था। आप कौन हैं? दोनों क्लैन लीडर्स ने एक साथ पूछा। मेरा नाम टाई जू लेंग है। सांस रुक गई। बाई क्लैन लीडर ने हैरानी में एक लंबी सांस खींची। वो हैरान था, खुश था और उलझन में भी था। टाई जू लेंग यहां क्या कर रहा था? दूसरी तरफ गू यूबो को वजह पता थी। उसने खुशी से कहा, तो यह डिवाइन इन्वेस्टिगेटर टाई हैं। जैसे ही उसने ये कहा, वुल्फ पैक्स ने हमला कर दिया। गंदे जीवों का झुंड। टाई जू लेंग की जबान से मानो बिजली कड़की और एक नीची दहाड़ के साथ उसने अपने अपचर में एक गू को चाहा। बूम! एक अदृश्य ओरा अचानक फूट पड़ा, हर तरफ फैलता हुआ और सब कुछ लपेटता हुआ। ये ओरा एक पहाड़ की तरह था, अटल और आदिग। ये आसमान की तरह था जो दुनिया को ऊपर से देखता है और सब कुछ समझता है। राइचस गू। सिर्फ वो गू मास्टर जिसके दिल में नेकी हो, इसे इस्तेमाल कर सकता था। नेक ओरा गंदे जीवों को कमजोर कर सकता था। इसके रंगे में उसके दुश्मनों की इच्छा शक्ति जितनी कम होगी, कमजोरी का असर उतना ही ज्यादा होगा। टाई जू लेंग ने एक बार इस गू का इस्तेमाल करके एक रैंक 4 गू मास्टर की लड़ने की ताकत खत्म कर दी थी और उस पूरी तरह सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। ये बिना लड़ा दुश्मन को काबू करने की सबसे बड़ी कला थी। हाव लाइटनिंग वुल्व्स की रफ्तार रुक गई। उनके हाथ पैर इस ओरा के दबाव में कांप रहे थे और उनकी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लाइटनिंग लाइकन ने पीछे से एक जंग का नारा लगाया, इन लाइटनिंग वुल्फ पैक्स को आदेश देने की कोशिश करते हुए। इतनी हिम्मत! टाई जू लेंग ने घूरा और अचानक अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, लाइटनिंग लाइकन की तरफ पकड़ने जैसा इशारा किया। रंबो! आसमान में लहरें फैली और एक विशाल काले लोहे के हाथ ने आसमान को चीर दिया और लाइटनिंग लाइकन की तरफ लपका। रैंक 5 आयरन फिस्ट ग्रैपलिंग गू। लाइटनिंग लाइकन चलाक था,
लेकिन उसमें हिम्मत की कमी थी। ऊपर से उसका जिस्म घावों से भरा हुआ था, इसलिए उसने इस हमले का सामना करने की हिम्मत नहीं की और तेजी से बच निकला। लेकिन इस काले लोहे के हाथ ने लाइटनिंग लाइकन पर मजबूती से निशाना लगा रखा था और वो उसका पीछा करता रहा। लाइटनिंग लाइकन उससे बच नहीं पा रहा था। उसकी हिंसक प्रवृत्ति जाग उठी। उसने एक जोरदार दहाड़ मारी और काले लोहे के हाथ से जोर से टकराया। विशाल हाथ टूट गया, लेकिन लाइटनिंग लाइकन को गंभीर चोटें आईं। उसकी लगभग सारी हड्डियां टूटने की कगार पर थी। वो दर्द से कराहने लगा, लेकिन उसने टाइजू लेंग से दोबारा लड़ने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उसने गुस्से से टाइजू लेंग और दोनों क्लैन लीडर्स को देखा, फिर अपनी दम दबाकर भाग गया। वो भागने वाला है, जल्दी रोको यूज। दोनों क्लैन लीडर्स चिल्लाए, लेकिन टाइजू लेंग वहीं खड़ा रहा और हिला नहीं। डिवाइन इन्वेस्टिगेटर, कृपया उस खत्म कर दीजिए, गु यूबो ने हाथ जोड़कर विनती की। टाइजू लेंग ने हल्के से अपना सिर हिलाया। इसी समय फैंग युआन और वो नौजवान लड़की आखिरकार पहुंच गए। उन्होंने देखा था कि कैसे लाइटनिंग लाइकन को लोहे के हाथ ने भगा दिया था। डैड, आपने ऐसा क्यों किया? आप जख्मी हैं। वो नौजवान लड़की तेजी से टाइजू लेंग के पास आई और गुस्से में अपने पैर पटके। उसकी शिकायती आवाज में पूरी चिंता थी। रुओनान, यह लाइटनिंग लाइकन बहुत चालाक है। इसे जबरदस्ती भगाना ही इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है, टाइजू लेंग बोला, जब अचानक उसका जिस्म हल्का सा कांपा। फफ! उसने अपने मुंह से खून थूका। उसके खून में एक अजीब, उदास हरे रंग का रंग था, और जैसे ही खून जमीन पर गिरा, उसने तुरंत हरी घास के एक हिस्से को जला दिया, जिससे एक बदबूदार धुआं निकला। साफ था, उस गंभीर चोटें आई थी। डैड, आप ठीक हैं? वो नौजवान लड़की, टाई रुओनन, ने जल्दी से अपने हाथ उठाए और टाइजू लेंग को ठीक करने की कोशिश की। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी चोटों के बारे में पता है। थोड़ा खून निकलने के बाद मुझे काफी बेहतर लगेगा। टाइजू लेंग हंसा और अपने हाथ हिलाए, इलाज से माना करते हुए। यह सीन देखकर दोनों क्लैन लीडर्स, जो अभी अभी गुस्सा महसूस कर रहे थे, तुरंत शर्मिंदा हो गए। डिवाइन इन्वेस्टिगेटर सेल्फलेस हैं, आपने गंभीर जख्मी होने के बावजूद हमारी मदद की। हम ये एहसान हमेशा याद रखेंगे। मैंने टाइजू लेंग का महान नाम सुना था, और आज मैं देख सकता हूं कि ये पूरी तरह से जायज है और प्रशंसा के लायक है। हम डिवाइन इन्वेस्टिगेटर का हमें बचाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। दोनों क्लैन लीडर्स ने एक के बाद एक हाथ जोड़े और अपना धन्यवाद व्यक्त किया। लॉर्ड डिवाइन इन्वेस्टिगेटर, कृपया मेरे बाई विलेज में पधार कर हमें सम्मानित करें। मेरी जान बचाने का ये उपकार, मैं इसे चुकाने की पूरी कोशिश करूंगा, बाई क्लैन लीडर ने कहा। गु यूबो कैसे देख सकता था कि बाई विलेज टाइजू लेंग को ले जाने की कोशिश कर रहा है। यूज पता था कि टाइजू लेंग यहां क्यों था, और उसने एक गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है कि लॉर्ड डिवाइन इन्वेस्टिगेटर यहां जियाफू के अनुरोध पर आए हैं और यूएस हत्याकांड की जांच करने आए हैं। हमारा गु यू क्लैन पूरी तरह से सहयोग करेगा। यह सुनकर बाई क्लैन लीडर का चेहरा बदल गया। टाइजू लेंग ने कहा, बात तो यही है, लेकिन इस जांच का इंचार्ज मैं नहीं, बल्कि मेरी बेटी टाई रुओनन होगी। तुरंत ही वहां मौजूद सभी लोग यूएस नौजवान लड़की की तरफ देखने लगे। चैप्टर 171, फितरत ही शैतानी है। क्या फादर, आप चाहते हैं कि मैं केस सॉल्व करूं? लड़की ने अपनी तरफ इशारा किया, उसका चेहरा हैरत से भरा था। क्यों, तुम तैयार नहीं हो? टाइजू लेंग हल्के से मुस्कुराया। नहीं नहीं, बिल्कुल तैयार हूं। टाई रुओनन ने आखिरकार रिएक्ट किया, खुशी से उछलते हुए। टाइजू लेंग ने सिर हिलाया, एक जटिल टोन में आ भरते हुए, तुम भी मेरे ही रास्ते पर चलना चाहती हो। इतने सालों से तुम मेरे साथ रही हो, तुम पर मेरा काफी असर हुआ है और तुमने बहुत कुछ सीखा है। एक बात सिर्फ खुद से उड़ना सीख कर ही सच में बड़ा हो सकता है। तुम्हारा बाप अब बूढ़ा हो चुका है, मेरे जख्मों का इलाज नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी जिंदगी में हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, और जैसे नई पीढ़ियां पुरानी की जगह लेती हैं, आगे जो होगा वो तुम्हारे ऊपर है। फादर, अभी हार मत मानिए, क्या इलाज की कोई उम्मीद नहीं बची है? नौजवान लड़की की आवाज कांप रही थी जब उसने अपने आंसू रोके। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि चांसेस ना के बराबर हैं। लोगों को सच का सामना करना सीखना चाहिए। रुओनन, टाइजू लेंग हंसा, फिर गु यूबो की तरफ मुड़ा। गु यू क्लैन लीडर, चिंता मत कीजिए, मेरी इस बेटी ने मेरी काबिलियत का कम से कम 80% सीख लिया है। मेरे गाइडेंस के साथ वो आपके क्लैन के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी। बिल्कुल बिल्कुल। गु यूबो ने जल्दी से हाथ जोड़े। नौजवान लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं। ऐसी शानदार शख्सियत और एक हीरो की बेटी,
मुझे चिंता करने का कोई कारण नहीं है। कृपया गांव में आइए और हमें आपके आगमन पर भोज देने का मौका दीजिए। ... पूरा टेबल खाने से भरा हुआ था, खुशबू आसपास फैली हुई थी। साफ शराब, शराब के मर्तबान से एक सीधी धार में टाई जू लेंग के कप में डाली जा रही थी। वुल्फ टाइड अभी अभी खत्म हुई थी और गुयू विलेज अपने सबसे मुश्किल दौर में था। बड़ी मात्रा में रिसोर्सेस खर्च हो चुके थे, जिससे खाने की कमी और सामान की कमी हो गई थी। बहुत से आम लोग भूख से मर जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद टाई जू लेंग का स्वागत करने के लिए गुयू क्लैन ने यह दावत रखी थी। क्लैन लीडर के तौर पर गुयू बो क्लैन हेड की कुर्सी पर बैठे थे, जबकि टाई जू लेंग और टाई रुओ नन उनके बगल में थे। इसके अलावा गुयू चीजोंग, गुयू गेयान, गुयू मोचेन, गुयू याओजी, साथ हाईफैंग युआन और बाकी सभी जो एल्डर्स दी मौजूद थे। वुल्फ टाइड से पहले गुयू क्लैन में 1 दर्जन से ज्यादा क्लैन एल्डर्स थे, लेकिन अब सिर्फ एक टेबल बचा था और 10 से भी कम एल्डर्स थे। इसके अलावा मौजूद क्लैन एल्डर्स सभी अलग अलग डिग्री तक जख्मी थे। खासकर गुयू मोचेन के मामले में 2 हफ्ते पहले जब उसने वुल्फ टाइड का सामना किया था, वो बुरी तरह जख्मी हो गया था और अपने प्राइवेट रूम में आराम कर रहा था। वो बिस्तर पर आराम कर रहा था, लेकिन जब उसने टाई जू लेंग के आने के बारे में सुना तो उसने अपने जिस्म को उठाया और इस दावत में शामिल हुआ। लेकिन इससे वो संकट से भी बच गया, जबकि उसका पुराना प्रतिद्वंदी गुयू चिलियान क्लैन लीडर के पीछे थंडर क्राउन वुल्फ पर हमला करने गया था और लाइटनिंग लाइकन के हाथों मारा गया था। अगर आज ब्रदर टाई की मदद ना होती तो मैं शायद लाइटनिंग लाइकन का लंच बैन गया होता। मेरी जान बचाने के लिए मैं ब्रदर टाई को ये कप टोस्ट करता हूं। गुयू बो खड़ा हुआ, दोनों हाथों से कप पकड़कर और अपनी पीठ झुकाकर दिल से अपना धन्यवाद पेश किया। मैं तो बस वही कर रहा था जो मैं कर सकता था। टाई जू लेंग ने अपना कप उठाया, एक ही बार में शराब पी गया। उसकी जिंदगी बहुत सतर्क और सख्त थी। वो जुआ खेलने या वेश्यावृत्ति से इनकार करता था, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता था और कभी भी शराब का लालच नहीं करता था। इसलिए वो कभी नशे में नहीं हुआ। इस कप को पीने के बाद गुयू बो ने दावत में मौजूद लोगों को देखा, उसकी आंखें लाल हो गईं, आह भरकर वो बैठ गया। टाई जू लेंग ने ऐसी सिचुएशंस बहुत बार देखी थी और उसने सांत्वना दी, गुयू क्लैन लीडर, मेरी सहानुभूति आपके साथ है। जब तक आपके क्लैन के लोग मौजूद हैं, गांव एक दिन जरूर फिर से खुशहाल होगा। वो लाइटनिंग लाइकन भी बुरी तरह जख्मी हुआ है और लाइटनिंग वुल्फ्स को भी बहुत नुकसान हुआ है। वो अगले कुछ सालों तक हमला नहीं करेंगे। यह वुल्फ टाइड सुरक्षित रूप से झेल ली गई है। वुल्फ टाइड का सबसे कठिन दौर वाकई खत्म हो गया था। अगले कुछ महीनों तक भले हाई लाइटनिंग वुल्फ्स दिखेंगे, उनकी संख्या कम होती जाएगी और बड़े झुंड नहीं बनेंगे। वुल्फ पैक्स में अब सीधे गांव पर हमला करने की क्षमता नहीं बची थी। लाइटनिंग लाइकन अपनी गुफा में वापस जाकर आराम करेगा और धीरे धीरे बचे हुए भेड़ियों को ऑर्गेनाइज करेगा। बहुत से भेड़ियों को वापस बुला लिया जाएगा और बहुत से लाइटनिंग वुल्फ्स मर जाएंगे, जिससे वुल्फ पैक की खाने की जरूरत बहुत कम हो जाएगी। वुल्फ पैक्स आत्मनिर्भर हो जाएंगे और अगले कुछ सालों में वो धीरे धीरे मजबूत होंगे, जिसके दौरान नए 100 बीस्ट किंग्स बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ्स, 1000 बीस्ट किंग्स फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ्स और मिरियड बीस्ट किंग्स थंडर क्राउन वुल्फ्स पैदा होंगे। अपने चरम पर ये कमजोर होने लगता है और अपने सबसे कमजोर पर ये समृद्ध होने लगता है। चाहे इंसान हो या भेड़िए, वो सब इस नियम का पालन करते हैं। लेकिन भले हाई टाई जू लेंग की बातें सही थी, इंसान घास या पेड़ नहीं होते, उनमें फीलिंग्स होती हैं। गुयू क्लैन लीडर इस सच को टाई जू लेंग से बेहतर समझता था, लेकिन उसके दिल का दुख और दर्द टालना नामुमकिन था। कुर्बानी बहुत बड़ी थी। सिर्फ ऊपरी क्लैन एल्डर्स हाई कम से कम आधे जा चुके थे। रैंक 2 और रैंक 1 गू मास्टर्स के मामले में उनमें और भी ज्यादा मौत हुई थी। पूरे गुयू विलेज की ताकत बिल्कुल नीचे आ गई थी और अब कोई और आपदा नहीं झेल सकती थी। आप लोग पलटवार क्यों नहीं करते और उनकी गुफा को बर्बाद कर देते? एक तरफ टाई रुओ नन समझ नहीं पा रही थी और उलझन में पूछा। वो इसलिए क्योंकि भेड़ियों की गुफा के अंदर थंडर गैस वॉर्म्स के दर्जनों से ज्यादा ग्रुप हैं, कुल मिलाकर उनकी संख्या 10 लाख से ज्यादा है। उसमें बड़ी संख्या में जंगली गू भी मिले हुए हैं। उन्हें कोई नुकसान पहुंचना मुश्किल है जब तक कि तीनों क्लैन मिलकर काम ना करें, गुयू याओजी ने समझाया। ऐसा कहते हुए वो अचानक गुस्से से बोली, फैंग युआन को घूरते हुए, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। हमारे क्लैन के अंदर ही कुछ क्लैन एल्डर्स डर के मारे छुपे बैठे हैं और वुल्फ टाइड के हमले के वक्त भगवान जाने वो कहां छुपे हुए थे। ये कहते ही
बाकी सभी क्लैन एल्डर्स ने अपनी नजर फैंग युआन की तरफ घुमा दी। पहले फैंग युआन रॉक क्रैक सीक्रेट केव के अंदर फ्लाओ वाइन मोंग की विरासत की खोज कर रहा था, जिसके कारण वो वुल्फ टाइड का सामना करने वाली बड़ी लड़ाई मिस कर गया। सबकी नजरों में ये चालाकी और बचने की कोशिश थी, साथ ही कायरता और मौत से डर था। इसलिए क्लैन एल्डर्स का फैंग युआन के प्रति एक्सप्रेशन नाखुशी, नफरत और कुछ छुपे हुए गुस्से से भरा था। यहां तक कि गु यूबो का चेहरा भी बिगड़ा हुआ लग रहा था। क्लैन लीडर के तौर पर यूज फैंग युआन जैसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत थी, जो अपनी मर्जी से काम करते रहस्यमयी थे और अपनी छोटी छोटी साजिशें करते थे। ऐसे इंसान के आसपास वो सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता था। दावत का माहौल तुरंत बदल गया। टाई बाप बेटी ने भी ये बदलाव महसूस किया, सबकी नजरों का पीछा करते हुए और फैंग युआन की तरफ देखते हुए। फैंग युआन के नौजवान चेहरे ने टायर वो नन का ध्यान खींचा था जो उसकी ही उम्र की थी। फैंग युआन शांति से अपनी शराब पी रहा था। भले ही सबकी नजर यूएस पर थी, उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उस कुछ महसूस ही ना हुआ हो। उसका चेहरा शांत था, क्योंकि उसने पहले ही ऐसी सिचुएशन का अंदाजा लगा लिया था कि लोग उसके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। मामला गड़बड़ हो रहा है, उसने अपने दिल में आह भरी। चिंतित होने के बावजूद वो डरा हुआ नहीं था। टाइजू लेंग के आने ने उसके जाने के प्लान्स को बुरी तरह बर्बाद कर दिया था। अगर उसने हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस ले लिया और गुयू विलेज की नींव बर्बाद कर दी, तो टाई बाप बेटी यूज गिरफ्तार कर लेंगे। डिवाइन इन्वेस्टिगेटर का नाम सिर्फ एक कहानी नहीं था। उसकी काबिलियत और ताकत के साथ जब तक टाइजू लेंग उसका पीछा करना शुरू करेगा, फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। भले ही वो हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस नालर उसका रहस्यमय तरीके से गायब होना क्लैन को जांच करने पर मजबूर कर देगा। क्योंकि इसमें जिया जिनशेंग की मौत शामिल थी, टाई बाप बेटी भी इसमें शामिल हो जाएंगे। अगर वो बिना बताए चला गया, तो उनकी नजरों में ये एक भागने की कोशिश करने वाला चोर होगा, जो अपने गुनाहों से भाग रहा है। कोई चारा न होने के कारण फैंग युआन सिर्फ रुककर सिचुएशन को देखने का विकल्प चुन सकता था। भले ही सब उस दांत रहे थे, अभी सिचुएशन सबसे खराब नहीं थी। अगर वो अभी चला गया, तो ये घबराहट में उठाया गया कदम होगा और ये पूरी सिचुएशन को और बिगाड़ देगा। शराब अच्छी है? गु यू याओजी ने शैतानी हंसी हंसी फैंग युआन को घूरते हुए, तुम कुछ एक्सप्लेन नहीं करोगे? फैंग युआन ने धीरे से अपना कप नीचे रखा, अपना सर उठाया और गु यू याओजी के टूटे हुए हाथ को देखा। बूढ़े लोग सबसे चालाक होते हैं, ये बिल्कुल सच है। अपनी जान बचाने के लिए गु यू याओजी ने अपना ही हाथ तोड़ लिया और जख्मी होने के नाम पर उसने बैटलफील्ड में जाने के क्लैन मिशन से बच गई। यह फैंग युआन की पिछली जिंदगी में भी हुआ था, लेकिन सोचो उसने वही चीज एक बार फिर की। अपनी जान बचाने के लिए एक अंग कुर्बान करने का उसका काम वाकई असरदार था। इसने यूज थंडर क्राउन वुल्फ के हाथों मारे जाने से बचाया और पीछे करने में शामिल न होने दिया, इस तरह वो जिंदा रही। लेकिन अभी वो फैंग युआन के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी। एक पहलू पुरानी दुश्मनी थी, लेकिन ज्यादा इसलिए क्योंकि वो ध्यान फैंग युआन पर लाना चाहती थी और लोगों का ध्यान खुद से हटाना चाहती थी। जी क्या एक्सप्लेन करूं? यह एक्सप्लेन करूं कि तुमने अपनी इस बेचारी सी जान को बचाने के लिए अपना ही हाथ कैसे तोड़ लिया? फैंग युआन ने ताना मारा। क्या? गु यू याओजी हैरान और गुस्से से भरी अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसने अपनी दोनों एड़ी फाड़ कर देखा, फैंग युआन की नाक की तरफ इशारा करते हुए चीखते हुए बोली, बदतमीज लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाने की? ये साफ साफ बदनामी है, झूठा आरोप। तुम इतने बेशरम कैसे हो सकते हो? हमारे गु यू क्लैन में तुम जैसा मजाक कैसे हो सकता है? गु यू याओजी। गु यू बो का चेहरा बदला, चिल्लाते हुए, तुरंत बैठ जाओ, यहां एक इंपॉर्टेंट गेस्ट है, तुम ऐसे कैसे चिल्ला सकती हो? गु यू याओजी और गाली देना चाहती थी, लेकिन गु यू बो के गंभीर चेहरे को देखकर उस अपने मुंह से निकलने वाले शब्द निगलने पड़े। उसने गुस्से से फैंग युआन को घूरा, ना चाहते हुए भी बैठ गई। गु यू बो ने याओजी का मामला सुलझाया, फिर फैंग युआन की तरफ मुड़ा, एल्डर फैंग युआन, मुझे एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। वुल्फ टाइड के हमले के दौरान तुम कहां थे? फैंग युआन, ये फैंग युआन है। टाइजू लेंग की ईद में हैरानी चमकी। जिया जिनशेंग के रहस्यमय गायब होने में फैंग युआन ने एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। यहां आने से पहले टाइजू लेंग ने जियाफू से काफी जानकारी ले ली थी, लेकिन यह सोचना कि यह नौजवान एल्डर खुद फैंग युआन था, तुरंत ही टाइजू लेंग के दिल में दिलचस्पी पैदा हो गई। उसने अनेकों केसेस सॉल्व किए थे और सभी सबूतों के निशानों से अनोखापन देख सकता था, असली सच का अंदाजा लगाने के लिए। सबके एक्सप्रेशन से
वो फैंग युआन के अचानक लड़ाई से बचने के पीछे का सच बता सकता था। लेकिन जो सच सब जानते थे वो सिर्फ ऊपरी था। असली हकीकत क्या थी? सच चाहे जो भी हो, फैंग युआन का जवाब उसके अंदर के विचारों का एक टुकड़ा जाहिर करेगा। ये बाद में केस सॉल्व करने में बहुत मददगार होगा। टाइजू लेंग का ध्यान खुद पर महसूस करते हुए फैंग युआन का दिल थोड़ा कास गया, लेकिन उसका एक्सप्रेशन वैसा ही रहा। उसने सबको साफ नजर से देखा और उसके चेहरे पर एक ताना भरी मुस्कान आ गई। एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। जबकि क्लैन एल्डर ने पूछा है तो मैं सीधे बोल देता हूं। मैं उस वक्त बहुत ज्यादा डर गया था। इतने लंबे समय से जमा हुआ स्ट्रेस और मेरा मौत का डर जो अपनी हद तक पहुंच गया था। मैं यूज बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं काया और कमजोर था। मैं एक कोने में छिप गया और फिर से फ्रंटलाइंस पर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। जैसे ही उसने ये कहा, सब हैरान रह गए। उन्होंने उम्मीद की थी कि फैंग युआन हर तरह के बहाने और कारण इस्तेमाल करेगा और वो उसके झूठ को एक्सपोज करने और उसकी आलोचना करने के लिए तैयार थे। लेकिन ये सोचना कि उसने सीधे ही मान लिया। हर तरह का झूठ, जब तक वो सच ना हो, उसमें कमियां होंगी। इसके अलावा टाइजू लेंग यहां है। फैंग युआन का चेहरा शांत था, नीचे देखते हुए और अपने कप में शराब को घूरते हुए। टाइजू लेंग का चेहरा अजीब हो गया। उसने अनजाने में अपनी भीड़ सिकोड़ी और उसके दिल में नफरत और घृणा का एहसास उठा। ये नौजवान, इसकी फितरत ही शैतानी है। चैप्टर 172। फैंग युआन से ज्यादा सूटेबल कोई नहीं। दावत में एकदम खामोशी छा गई थी। हर कोई हैरान था, फैंग युआन को खाली नजरों से घूर रहा था। उन्होंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि वो इस तरह जवाब देगा, सीधे सीधे इतनी ईमानदारी से कबूल कर लेगा। ये अभी बहुत छोटा है, ऐसी बातें कह रहा है। HMPH, एक बार उसने ये कह दिया, इसका मतलब उसका पूरा पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो गया। ए फ्लैट से यह फैंग युआन कोई खतरा नहीं रहा। क्लैन एल्डर्स गुस्से में आकलन कर रहे थे। वुल्फ टाइड के इस मोड़ पर नतीजा पहले ही तय हो चुका था। अगले कुछ महीनों तक सिर्फ छोटे छोटे वुल्फ पैक्स हाई घूमेंगे। जैसे जैसे लाइटनिंग लाइकन उन्हें वापस बुलाता रहेगा और गू मास्टर्स उन्हें मारते रहेंगे, लाइटनिंग वुल्फ साल के अंत तक लगभग पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। लेकिन झगड़े कभी खत्म नहीं होते। जहां लोग होते हैं वहां हित, इंटरेस्ट्स होते हैं। और जहां हित शामिल होते हैं वहां झगड़े होते हैं। वुल्फ टाइड के दौरान ये इंसान और भेड़िए के बीच का संघर्ष था। लेकिन अब जब वुल्फ टाइड का सबसे मुश्किल हिस्सा खत्म हो गया है, क्लैन के अंदर के झगड़े पानी के ऊपर आ गए हैं, आंतरिक कलर में बदल गए हैं। गांव पर वुल्फ टाइड के हमले ने बहुत से गू मास्टर्स को मार डाला। कुछ फैक्शंस बर्बाद हो गए और जो हित उनके पास द उनका बंटवारा होना लाजमी था। गू यू क्लैन के हाई अप्स में पहले बहुत से क्लैन एल्डर्स द जो पूरे गांव के हित के केक को बांटने के लिए थे। लेकिन अब जब सिर्फ फैंग युआन और बाकी के 10 से भी कम एल्डर्स बचे थे, वो केक अभी भी पूरा और सलामत था। इस बड़े केक को आपस में बांटने के लिए उन्हें एक दूसरे से मुकाबला करना पड़ेगा। राजनीतिक लड़ाइयां, भले हाई वुल्फ टाइड की तरह फ्लैशी या खूनी ना हो, साजिशों, प्लॉटिंग और जाल बिछाने से भरी थी। ये मुश्किल और कठोर थी। पहले फैंग युआन एक लौटा नया एडवांस एल्डर होने के नाते उसकी रफ्तार तेज थी और उसने बहुत ध्यान खींचा था। लेकिन अब जब उसने अपनी गलती मान ली तो इसने उसका पॉलिटिकल करियर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये दूसरे क्लैन एल्डर्स के साथ इस हिट के केक के लिए मुकाबला करने का मौका छोड़ने के बराबर था। तुरंत ही फैंग युआन का खतरा दूसरे क्लैन एल्डर्स के लिए बहुत कम हो गया। उनकी फैंग युआन की तरफ नजर बता रही थी कि अन पर से प्रेशर कम हो गया था। इस समय क्लैन लीडर गू यूबो ने आह भरी, जबकि फैंग युआन ने खुद इसे मान लिया है। क्लैन लीडर के तौर पर मुझे लड़ाई से भागने के इस काम के लिए तुम्हें सजा देनी होगी। क्लैन के पूर्वजों के नियमों के अनुसार भगोड़ों से उनका क्लैन एल्डर का दर्जा छीन लिया जाएगा, लेकिन आखिरी फैसला में और दूसरे क्लैन एल्डर्स मिलकर लेंगे। हम तुम्हारी सजा पर एक चर्चा के बाद फैसला करेंगे, लेकिन नतीजा चाहे जो भी हो, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम उस स्वीकार करोगे। दूसरों ने एक अजीब सा चेहरा बनाया। फैंग युआन ने सिर हिलाया, कुछ नहीं बोला, जैसे उसने किस्मत के आगे हार मान ली हो। गू यू याओजी ने अपनी जान बचाने के लिए अपना हाथ तोड़ दिया। ये फैसला लेने वाला और बेरहम था। फैंग युआन भी वैसा ही था, सिवाय इसके कि उसने और भी ज्यादा खोया, अपना क्लैन एल्डर का दर्जा छोड़ दिया। उसकी सबसे बड़ी समस्या अब टाई परिवार के बाप बेटी का अचानक आना था। अगर वो अब राजनीतिक उठापटक में फंस गया, दूसरे एल्डर्स से दबाव का सामना करते हुए, उसकी स्थिति और भी खतरनाक हो जाएगी। छोड़ देना, छोड़ने की इच्छा, लेने और छोड़ने के बीच यही जिंदगी है।
क्लैन एल्डर का दर्जा बेहतर कल्टिवेट करने के लिए था, मेरे लिए बस यही उसका मकसद था। अनंत जीवन का पीछा करने के लिए मैं डिमोनिक पाथ पर चला, मैं अपनी जान तक छोड़ने को तैयार हूं। मैं और क्या नहीं छोड़ सकता? क्लैन एल्डर का दर्जा HMPH। फैंग युआन को जरा सा भी अफसोस या परेशानी नहीं हुई। ये सबसे समझदारी भरा फैसला था। इसके अलावा भले ही सजा है, उस जरूर कम किया जाएगा। आखिरकार बहुत कम क्लैन एल्डर्स बचे द और एक रैंक 3 गू मास्टर के रूप में उसकी ताकत को बहुत महत्व दिया जाता था। क्लैन लीडर को एक तरफ उस सजा देनी है, लेकिन दूसरी तरफ पूरे गांव की स्थिति को स्थिर करने के लिए उसकी ताकत भी चाहिए, इसलिए यूज फैंग युआन के आगे झुकना भी पड़ेगा। जहां तक दूसरे क्लैन एल्डर्स की बात है, फैंग युआन इस राजनीतिक मुकबल से बाहर हो गया था और अब कोई खतरा नहीं था। वो अब फैंग युआन को परेशान नहीं करेंगे। आखिरकार अगर वो फैंग युआन को पलटवार करने के लिए मजबूर करते हैं, तो क्या ये अपने लिए ही मुसीबत खड़ी करना नहीं है? भले हाई क्लैन सिस्टम है, लेकिन सिस्टम क्या है? ही सिस्टम बस सत्ता में बैठे लोगों के हितों को बनाए रखने का एक टूल है। एक तरफ ये नीचे के स्टारों के हितों को शासित और विभाजित करता है, लेकिन ये वो नियम भी हैं जो ऊपर वालों को एक दूसरे से मुकाबला करते समय काबू में रखते हैं। फैंग युआन ठंडी हंसी हंसा। ये मामले उसके लिए दिन की रोशनी की तरह साफ सच उसके लिए पारदर्शी था। ए फ्लैट सबसे जरूरी बात, टाई परिवार के बाप बेटी हैं। साला, वो मेरी उम्मीद से बहुत पहले आ गए, वुल्फ टाइड के पूरी तरह से जाने से भी पहले। HMPH। लेकिन ऐसा बर्ताव टाई जू लेंग की बुराई से नफरत और जुर्म से लड़ने में उसके सेल्फलेस नेचर से बिल्कुल मेल खाता है। ये सोचते हुए फैंग युआन ने एक भारी दबाव महसूस किया। भले हाई टाई जू लेंग अब जख्मी है, उसकी लड़ने की ताकत ऐसी नहीं थी जिसका फैंग युआन मुकाबला कर सके। एक भूखा मरता हुआ ऊंट घोड़े से बड़ा होता है, यही लॉजिक है। मुझे गांव छोड़ना है, लेकिन मुझे टाई बाप बेटी के पीछा करने से भी बचना है। मैं इस मुश्किल से कैसे निकल सकता हूं? फैंग युआन परेशान था। ये टाई परिवार के बाप बेटी जियाफू की तरह कंफ्यूज करने में आसान नहीं थे। इसके अलावा फैंग युआन की कल्टीवेशन बहुत कम थी। भले ही उसके पास हजारों प्लान्स हों, असली ताकत के बिना वो क्या कर सकता था? रैंक 3 और 5, ये जमीन आसमान का फर्क था। सब लोग, मुझे कुछ कहना है। इस मोड़ पर चुपचाप बैठे गुयूमो चेन ने अचानक कहा। उसका चेहरा पीला था क्योंकि उसने अपने जख्मी जिस्म को दावत में घसीटा था और उसने शराब नहीं पी, सिर्फ चाय पी रहा था। लेकिन जो उसने आगे कहा, उसने लोगों को मौत के मुंह में डाल दिया। एक बात है जिसके बारे में मुझे ईमानदार होना होगा। एल्डर फैंग युआन बैटलफील्ड में इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि इसकी वजह में था। क्या? तुरंत ही दूसरे क्लैन एल्डर्स हैरान हो गए। ओ, तुम्हारा क्या मतलब है? गु यूबो ने पूछा। फैंग युआन ने एक नजर डाली, अपनी हैरानी छुपाते हुए। यह गु यूमो चेन उसके लिए क्यों खड़ा होगा? इस वुल्फ टाइड के दौरान मो फैक्शन का वॉरिस गु यूमो बेई पहले ही दुर्भाग्यवश मर चुका था। भले हाई मो फैक्शन ने अपनी पूरी कोशिश की थी मो बेई को बचाने की। बैटलफील्ड पर हैरानियां बहुत होती हैं। इसके अलावा वुल्फ टाइड के दौरान हर कोई खतरे में था। कभी कभी वो खुद का भी ख्याल नहीं रख पाते तो दूसरों का क्या? गु यूमो चेन ने आ भरी। सच कहूं तो मेरी पोती गु यूमो यान को एल्डर फैंग युआन से गहरा प्यार हो गया है। इससे पहले वो मेरे पास भीख मांगने आई थी, जमीन पर घुटने टेक कर रो रही थी। फैंग युआन को बैटलफील्ड पर मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। मेरी सिर्फ एक ही पोती है, इसलिए स्वार्थ के चलते मैंने फैंग युआन को अपने घर में रखा और उस बेहोश कर दिया। जब तक हमने लाइटनिंग क्राउन वुल्फ का पीछा नहीं किया, तब तक मैंने उस बाहर नहीं आने दिया। इसलिए सब कुछ मेरी वजह से हुआ, ये मेरी गलती है। इसका फैंग युआन से कोई लेना देना नहीं है। क्या? ओ, क्या ये सच है? क्लैन एल्डर्स को शक था। गु यूमो चेन की बातें थोड़ी खींचतान वाली थी, ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था। नौजवानों में प्यार और रिश्ते आम बात है। गु यूबो ने सिर हिलाया, फैंग युआन को गहरी नजर से देखते हुए, उसके एक्सप्रेशन से कुछ क्लूज ढूंढना चाहते हुए। लेकिन फैंग युआन शांत चेहरे के साथ नीचे देख रहा था। देखने के लिए कुछ नहीं था। क्लैन लीडर निराश हुआ। दूसरे क्लैन एल्डर्स ने एक दूसरे को देखा, समझ नहीं पा रहे थे कि गु यूमो चेन फैंग युआन का इतना बचाव क्यों कर रहा है। उसका ये कहना कि उसने फैंग युआन की मदद की, इसका मतलब था कि उसने अपनी ही इज्जत कुर्बान कर दी और अपना हाई पॉलिटिकल फ्यूचर बर्बाद कर दिया। गु यूमो चेन ने जारी रखा, अपनी इज्जत बचाने के लिए एल्डर फैंग युआन ने विलिंगली अन्याय सहना कबूल किया। लेकिन मैं पहले ही एक गलती कर चुका हूं, मैं एक बार और गलती कैसे कर सकता हूं? यही सच है।
जहां तक सजा की बात है, मेन लॉर्ड क्लैन लीडर से विचार करने की विनती करता हूं। मैं अपनी गलती मानता हूं और नियमों के मुताबिक अगर मेरा क्लैन एल्डर का दर्जा छीना जाता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। क्लैन लीडर ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, कहते हुए, एल्डर मो चेन ने इतने सालों तक कड़ी मेहनत की है। तुमने जो किया वो समझ में आता है। इंसान घास या लकड़ी नहीं है, हम में फीलिंग्स कैसे नहीं हो सकती। ए फ्लैट, जब हमारा क्लैन बहुत कमजोर हो गया है, हमें तुम जैसे वफादार और मजबूत एल्डर्स की जरूरत है। लेकिन ये फिर भी तुम्हारा अपना स्वार्थ था, इसलिए सजा अभी भी तय करनी होगी। आज हमारे यहाँ एक इंपॉर्टेंट गेस्ट है, अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं। आओ ब्रदर टाई, मैं और क्लैन एल्डर्स तुम्हें एक टोस्ट देंगे। ये कहकर गु यूबो खड़ा हो गया। दूसरे क्लैन एल्डर्स भी खड़े हो गए, अपने कप उठाते हुए। आप सब बहुत दयालु हैं। मुझे अभी भी बाद में आप सबको परेशान करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपकी समझ पा सकता हूं। टाई जू लेंग ने कोई अकड़ नहीं दिखाई, खड़ा हुआ और अपनी शराब पी। मो फैक्शन के आंगन में फूल और पौधे भरपूर थे। आर्टिफिशियल पहाड़ पर एक झरना था जिसमें साफ पानी बह रहा था। रात के आसमान में चांद एक थाली की तरह ऊंचा लटका हुआ था। दावत कब की खत्म हो चुकी थी। फैंग युआन ठंडे पवेलियन में बैठा बहते पानी की आवाज सुन रहा था और उसने शांत एक्सप्रेशन के साथ अपना चाय का कप नीचे रखा। उसके सामने गु यूमो चेन बैठा था। दावत खत्म होने के बाद उसने फैंग युआन को चर्चा के लिए बुलाया था। आओ, एक और कप चाय पियो, ये बांस के पत्ते की साफ पानी की चाय हैंगओवर दूर करने में अच्छी है। गु यूमो चेन हंसा, खुद फैंग युआन के कप में डालते हुए। फैंग युआन का चेहरा शांत था और कप को फिर से भरते देखकर उसने कहा, वाकई हैंगओवर के लिए अच्छा इलाज है। ये कहकर उसने पवेलियन के बाहर देखा तो देखा कि हल्के सफेद चांद ने जमीन को अपनी चांदनी से रोशन कर दिया था। चांद के नीचे पवेलियन शांत और सुंदर था, लेकिन हवा में छुपे हुए साए थे जो दिखा रहे थे कि मो फैक्शन का आंगन एक समृद्ध अवस्था से एक गिरावट की तरफ बढ़ रहा था। दावत के दौरान फैंग युआन पहले हाइगु यूमो चेन का इरादा समझ गया था। यह सीन देखकर वो और भी ज्यादा सुरे हो गया। मो फैक्शन के पास कोई वारिस नहीं बचा था। एक बार गु यूमो भी मार गया तो पूरा मो फैक्शन अपना वारिस खो देगा। भले हाई मो बेई की बहन मो यान अभी भी थी। क्लैन का नियम था कि प्राचीन काल से ये लड़कों को लड़कियों पर तरजीह देता था और संपत्ति सिर्फ एक लड़के को विरासत में मिल सकती थी, ना कि लड़की को। भले हाई गु यूमो यान अगले बार रैंक 3 तक पहुंच जाए और क्लैन एल्डर बन जाए, उसकी संपत्ति मो फैक्शन का प्रतिनिधि टीवी नहीं करती, बल्कि सिर्फ उसकी अपनी। अगर उसने किसी से शादी कर ली तो ये संपत्ति उसके पति के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। अगर उन्होंने अपना वारिस खो दिया तो एक क्लैन के राजनीतिक प्रभाव का कोई भविष्य नहीं होगा और कोई उनके साथ नहीं जुड़ेगा। मो फैक्शन पहले ही मुश्किल परिस्थितियों में फंस चुका था, टूटने की कगार पर। लेकिन ऊपर वाला हमेशा एक रास्ता छोड़ता है और मो फैक्शन सच में अपने अंत पर नहीं था। अभी भी उम्मीद की एक किरण थी। ये उम्मीद गु यूमो यान के हाथों में थी। भले ही वो एक लड़की है, वो किसी से शादी कर सकती है। अगर दामाद मो फैक्शन में शादी करके आता है तो यूज एक स्वीकार्य दर्जा मिलेगा और वो मो फैक्शन की विरासत को आगे बढ़ा सकता है। ये देखकर कि फैंग युआन का इसका जिक्र करने का कोई इरादा नहीं था, गु यूमो चेन ने इस चालाक लड़के को मन हाई मन गाली दी, लेकिन उस बोलना पड़ा, मैं सोच रहा हूं कि एल्डर फैंग युआन मेरे मो फैक्शन के बारे में क्या सोचते हैं। यूज एक अनोखा दुख था। अपने जख्म के बाद से उसकी कल्टीवेशन रैंक 2 पर गिर गई थी। रैंक 3 को दोबारा पाने का कोई मौका नहीं था। वो सिर्फ अपने गुवर्म पर भरोसा करके अपना असली औरा छुपा सकता था। लेकिन कागज आग को नहीं ढक सकता, एक दिन वो एक्सपोज हो ही जाएगा। उसका एक लोटा वॉरस मार चुका था, जबकि वो खुद रैंक 2 था और अपना क्लैन एल्डर का दर्जा खो देगा। गु यूमो चेन को किसी ऐसे की जरूरत थी जो उनके फैक्शन को संभाल सके। इस समय उसके पास अधिकार और दर्जा दोनों थे, इसलिए मो फैक्शन हित के केक का एक बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता था। लेकिन अब जब क्लैन के फैक्शंस खुद को रिऑर्गेनाइज कर रहे थे, उस और हित नहीं चाहिए थे। जब तक वो जो उसके पास पहले से है उस बचा सकता है, वही सबसे बड़ी जीत होगी। उसने इधर उधर सोचा और सबसे सूटेबल इंसान बिना किसी शक के फैंग युआन था। चैप्टर एंड।